क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी की मदद की और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आपको ठग लिया? कोई आंखों में आंसू भरकर, मासूम सा चेहरा बनाकर, उसको आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है और आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं, वो आपको गिनवा रहा है, या पास में उसने आपका कैसे साथ दिया था, वो सारी गिनती वो आपको गिनवा रहा है और आपको मजबूर कर रहा है कि आप उसकी मदद करें, आउट ऑफ द वे जाएं। और कहीं अंदर दिल के किसी कोने में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो पर्सन आपको कभी गिल्ट ट्रिप पर लेकर जा रहा है, कभी वो आपको इतना इमोशनल कर दे रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ, मैं फालतू में सामने वाले इंसान पर डाउट कर रहा हूँ, और आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं और आप इवेंचुअली एक इमोशनल डिसीजन लेते हैं और उस पर्सन की मदद कर देते हैं और फिर आप ठगा हुआ महसूस करते हैं। अगर आपके साथ ये हुआ है, हो रहा है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये वेपनाइज्ड एम्पैथी है। इसका मतलब होता है कि कोई इंसान जानबूझकर आपके इमोशंस को इतना ट्रिगर कर देता है, आपको कंफ्यूज करता है, आपको गिल्ट ट्रिप पर लेकर जाता है, जिसकी वजह से आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं और ना चाहते हुए भी आप उस इंसान के लिए वो बहुत कुछ कर देते हैं जो आपकी कैपेसिटी से बाहर था। खुद को बर्डन कर लेते हैं, प्रेशराइज कर लेते हैं, और वो बर्डन इमोशनल बर्डन भी हो सकता है, वो बर्डन फाइनेंशियल बर्डन भी हो सकता है, और आपके अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है। पर फिर भी आप उस पर्सन से मैनिपुलेट होकर वो सब करते रहते हैं जो आप वैसे नहीं करते अगर आप अपने लॉजिकल माइंडसेट में होते, रियलिस्टिक वे में हर चीज़ को समझते। तो वेपनाइज्ड एम्पैथी एक इतना पावरफुल हथियार है जिसे मैनिपुलेटर, टॉक्सिक लोग, नार्सिसिस्ट लोग यूज़ करते हैं भोले भाले इमोशनल लोगों पर, और उनसे अपना काम निकलवाते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ की भी बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। उनकी भला से सामने वाला कुछ भी सफ़र करे बाद में, पर वो इस तरह से मैनिपुलेट करते रहते हैं। सो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे क्लाइंट वेपनाइज्ड एम्पैथी का शिकार हुए और धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए। वेपनाइज्ड एम्पैथी लोग कैसे आपके ऊपर लगाते हैं और आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, हम उनके केस से भी सीखेंगे, और मैं आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड टिप्स भी दूंगी जिससे कि आप अपने आप को बचा सकें। सो माय डियर वंस, आप सबसे पहले ना इस केस को समझ लो। ये बहुत ही इमोशनल, एक सेंसिटिव पर्सन है। जब ये छोटे थे तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। जब ये 9 साल के थे इनके फादर की डेथ हुई। अब इनसे छोटे एक बहन और एक भाई, दोनों ट्विंस थे। अब दोनों ट्विंस थे, बहुत, ये खुद ही 9 साल के थे, इनके भाई बहन जो ट्विन थे वो और भी छोटे थे। इनकी मदर ने काफ़ी मुश्किलों से इन्हें पाला। अब ये जब 14 साल के हुए तो तब इनकी मदर को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये अकेले बच्चों को नहीं पाल पा रही है, तो इन्होंने अपने बड़े वाले बेटे को अपने जो मायका होता है वहाँ पर छोड़ दिया। तो ये अपनी माँ से दूर हो गए 14 साल की उम्र में, और अपने मामा के साथ, नाना के साथ, इस तरह से उस परिवार में रहने लगे। तो इनके इमोशंस और ज़्यादा इन पर हावी होने लगे, क्योंकि एक बच्चा जिसने कभी फादर का इतना प्यार, सपोर्ट नहीं मिला उसे, मदर से भी वो दूर हो गया, तो वो थोड़े से पहले से इमोशनल थे और ज़्यादा इनके इमोशंस ट्रिगर होते रहे, क्योंकि वहाँ पर इनको रखा तो जा रहा था लेकिन उतना इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा था जितने एक बच्चे को मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे ये और इमोशनली सेंसिटिव होते चले गए और बड़े हुए। तो इन्होंने अपने अंदर ऐसा फील किया बचपन से कि इनके सारे डिसीजंस ना इमोशंस पर बेस्ड होते हैं। वैसे तो अक्सर काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी वेल एजुकेटेड लोग भी फाइनल जो डिसीजन बनाते हैं तो उसमें इमोशंस ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, बट फिर भी लॉजिकल साइड भी, प्रैक्टिकल साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बैलेंस डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन कुछ लोग
प्योरली इमोशनल डिसीजन लेते हैं। तो धीरे धीरे इनकी सजेस्टिबिलिटी वैसे ही होती चली गई और ये एक इमोशनल पर्सन की तरह डेवलप होते चले गए। तो इनके इमोशंस का बचपन से ही फ़ायदा उठा रहे थे। इन्होंने जब पीछे मुड़कर अपनी जर्नी पर देखा तो इन्हें समझ में आया कि जब ये छोटे थे तो इनके मामा के बच्चे वगैरह सब इनको इमोशनल बातें बोल बोल कर अपना काम करवा लेते थे कि तू तो हमारा भाई है, तू तो हमें बहुत प्यार करता है, मेरा ये काम कर दे। घर के छोटे मोटे काम से लेकर स्कूल तक के भी काम इनसे करवाए जाते थे और हर बार इनको इमोशनली ही मैनिपुलेट किया जाता था। तब ये छोटे थे तो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे को इस तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं ये लोग, मेरे को घंटों घंटों काम में लगाए रहते हैं और खुद खेलते रहते हैं, खुद खाते पीते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं, मेरे से ये सब चीज़ें काम करवाते हैं। उनको लग रहा था कि वो शायद प्यार है और ये बहुत मदद कर रहे हैं और इस बदले में वो लोग इनको रख रहे हैं और कितने अच्छी तरीके से घर में आराम से रह रहे हैं, खाने पीने को मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं। पर इनके इमोशंस का बचपन से ही फ़ायदा उठाया जा रहा था और इनको समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे और बड़े हुए तो इनको ना लगने लगा कि मुझसे प्यार से बोल बोल के बहुत ज़्यादा काम करवा लेते हैं, रियल में मेरी इतनी वैल्यू करते नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो इनके मामा वगैरह के बच्चे थे वो इतना इनको इमोशनली मैनिपुलेट करते थे कि इनको ना कन्फ्यूजन होता था कि मुझे ही शायद ऐसा लग रहा है जबकि ऐसा नहीं है। और ऐसा करते करते ना ये बड़े होते चले गए और अपने इमोशन से बाहर निकलकर कभी रैशनल थिंकिंग इनकी डेवलप नहीं हो पाई कि ये कुछ उस सिचुएशन को रियलिस्टिक वे में कुछ समझकर कुछ मीनिंग दे सके। ऐसे करते 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 ये बड़े हो गए और जब ये अपना कॉलेज ख़त्म कर लिया 23-24 साल की उम्र में वापस से ये अपना कुछ जॉब वॉब करने लगे तो अपनी मदर के साथ शिफ्ट हो गए। तो तभी भी इनके जो मामा के बच्चे वगैरह थे वो सब भी इनको मैनिपुलेट करते थे क्योंकि ये बचपन में उनके पास रहे और उनका एक एहसान था कि हमने रखा और तुम्हें सुविधाएं दी और खाना पीना दिया, तुम्हें सपोर्ट किया तुम्हारे टफ डेज़ में। तो ये एहसान तले भी दबे हुए थे और वैसे भी नेचर में बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो जब ये बड़े हो गए कमाने लगे तो तब इनके मामा के बच्चों ने इनको इमोशनली मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया और भी ज़्यादा फाइनेंशियल टर्म्स में। कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न बताकर कि तुम पढ़ लिख गए हो और अब तुम कमाने लग गए हो, अब तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है हमारी मदद करने का। क्योंकि ये अपने मामाओं के बच्चों में और बाकी और जो इनके साथ के बच्चे थे उसमें होशियार थे। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई ये सोचकर भी कि भाई हमारा और कोई सहारा नहीं है, पढ़ लिख कर ही हम कुछ बन सकते हैं। तो ऐसे इन्होंने अपने आप को अच्छी तरीके से पढ़ाई में भी इन्वॉल्व रखा और अच्छे थे पढ़ने में। तो ऐसे इनका एक जॉब भी डिसेंट सा लग गया। तो इनके मामा के बच्चों ने इनको इमोशनली मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि जैसे अब ना जो हमने रखा है, खाना पीना खिलाया है, अब उसको वसूलने का वक्त आ गया। ये पहले से भावुक थे और एहसान तले भी दबे हुए थे। तो मामा के बच्चे जब भी मासूम सा चेहरा बनाकर कि भैया बचपन से हम तो साथ में रहे हैं और हमने आपके बुरे वक्त में आपका इतना साथ दिया था, अब हमारा एक ऐसा वक्त आया कि हमें थोड़े पैसों की ज़रूरत है, आप मदद कर दो। तो इनसे कभी 5,000 कभी 10,000 इस तरीके से पैसे ले लेना, कुछ ना कुछ काम बता देना कि आप ये काम कर लेना, आपके तो बहुत पास में ही पड़ेगा, आप उस इंसान से मिल लेना, ये दिया ना, उसे ये ख़रीद के पहुंचा देना। कुछ भी इस तरीके के छोटे छोटे कामों में इनको उलझाए रखना और बार बार ये गिनाना कि उन लोगों ने कितना कुछ किया है और आज वो इंसान जो कुछ भी है वो उन्हीं की बदौलत है और अब उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो काम करे। ये सारी मैनिपुलेशन चल रही थी और कुछ साल बीतते जा रहे थे। अब ये अपनी जॉब में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे तो इनको जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे मिल रही थी और सब ठीक हो रहा था। इनके जो ट्विन ब्रदर सिस्टर थे वो भी अब बड़े हो गए थे, वो भी सेटल हो रहे थे और तीनों बच्चों ने मिलकर अपनी मदर के लिए सब कुछ ठीक करना स्टार्ट कर दिया था। और जब ये और बड़े होते गए, थोड़ा और ग्रो कर गए और इनका ना जॉब बहुत अच्छा हो गया, उस टाइम इनकी डिसेंट अच्छी खासी अर्निंग होने लगी, 1.5 से 2 लाख रुपए महीना की इनकी अर्निंग होने लगी। तो अब ये सारी चीज़ें इनके मामा हर के उनको पता चल जाती थी क्योंकि इनकी मम्मी अपने भाई वगैरह से जिक्र कर देती थी कि अब तो मेरे तीनों बच्चे अच्छा कमा रहे हैं, ये सब। तो जो इनके बहन भाई थे छोटे वो तो उनके पटाई में आते नहीं थे क्योंकि वो तो इतना साथ रहे ही नहीं, तो वो तो अपने आप को एहसान तले नहीं बांधते थे और वो रियलिस्टिक भी थोड़ा सोचते थे। लेकिन ये बहुत इमोशनल सोचते थे
तो जब ये 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमाने लग गए तो इनके मामाओं के बच्चों को तो बिल्कुल ऐसा लगा कि अब तो हमारी और लॉटरी लग गई, और उन्होंने इनके साथ बहुत बड़ा गेम खेला। उन्होंने क्या किया कि खुद अपने फादर मतलब के लिए, इनके मामा के लिए उनकी एक झूठी रिपोर्ट बना दी कि पापा को कैंसर हो गया है, और हमने ना पापा को बताया नहीं है कि उनको कैंसर डायग्नोस हो गया है, और आप ना बुआ को भी मत बताना वरना बुआ पापा से कह देगी और फिर उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा और हम ना उनका इनडायरेक्टली इलाज कराएंगे। मतलब कहते हैं ना, एक जलील पने की भी हद होती है। कुछ लोग तो इतनी बड़ी बीमारी का भी, जिसको कहते हैं ज़बान पे लाने से भी लोग डरते हैं, उसका भी इतना बड़ा झूठ बना लिया पैसे ऐंठने के लिए, और इस तरह से उन्हें मैनिपुलेट करा, उनके इमोशंस को इतना ट्रिगर कर दिया, आंखों में आंसू भर के मासूम चेहरा बनाकर, और बिल्कुल इस तरीके से कि भैया मदद करो, हम अकेले इतनी मदद नहीं कर पाएंगे, और इनसे पैसे लेते रहे। और वो इंसान एहसानों तले दबा हुआ इंसान और भावुक, तो उसको इतना झूठ झूठ बोलकर इतने पैसे ऐंठे इनसे लगातार। और जब भी ये कहें कि मैं मिलता हूँ और देखता हूँ मामा जी के लिए, या फिर किसी और डॉक्टर से बात करते हैं हम, नहीं नहीं नहीं, इससे उन्हें पता चल जाएगा, उनकी ज़िंदगी आधी रह जाएगी, हम ढंग से इलाज नहीं करा पाए तो और तकलीफ़ होगी, हम उन्हें बिना बताए इलाज कराएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, जल्दी रिकवर करेंगे, क्योंकि अगर बता दिया तो डर जाएंगे। इस तरीके से कुछ ना कुछ रीज़न देके इनको मैनिपुलेट करते रहे, और ये 1-1.5 साल बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट होते रहे और अपना पैसा देते रहे उन्हें। अब जब पैसा दिए ही जा रहे हैं और इनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनसे कोई बात करने नहीं दी जा रही है, किसी और डॉक्टर से सलाह नहीं लेने दी जा रही है, तो उनको थोड़ा थोड़ा डाउट होने लग गया कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये सब मेरे को कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैनिपुलेट किया जा रहा है। क्योंकि ऐसा मम्मी ने कुछ बताया नहीं, मम्मी की मामा जी से बात होती है तो वो तो हमेशा ही सब बोलती हैं कि सब ठीक है। क्या किसी आदमी को कैंसर होगा, उसको दवाइयाँ दी जा रही हैं कुछ है, तो उसको कुछ भी किसी तरीके का कोई सिम्टम नहीं आएगा, कुछ ऐसे विजिबल नहीं होगा कि पता चलेगा। तो उन्होंने जब इस तरीके से सोचना शुरू किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन्होंने एक दिन बहुत हिम्मत करके, वो जो मामा का लड़का इनको बार बार कांटेक्ट करता था, उससे बोला कि भाई मेरे पास और पैसे नहीं हैं, अब मैं और मदद नहीं कर पाऊँगा, भले ही तुमने मुझ पे कितना भी एहसान किया हो, कितना भी तुमने मेरा साथ दिया हो, लेकिन अब मेरी कैपेसिटी फुल हो गई और मुझे लगता है मैंने काफ़ी एहसान उतार दिया है, अब मैं एहसान नहीं उतार पाऊँगा। तो वो बंदा तभी भी इनको इतना मैनिपुलेट करा। हाँ, यही सुनने के लिए तो रह गया था ना कि जिस मामा ने सहारा दिया, जिस नाना के घर पे तुम पले, और फिर उन्हीं के ही अंत समय में, उन्हीं के इतने मुश्किल समय में अब तुम ये कर रहे हो, हम भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम तो एहसान फरामोश निकले। ये उनको ही पूरा गिल्ट ट्रिप पे ले गए और फिर से एक बार मैनिपुलेट कर लिया। इनके डिप्रेशन का कारण यही था कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ कि एक बार मैंने हिम्मत करके कह दिया और वो मुझे फिर से गिल्ट ट्रिप पर ले गए और फिर से मैं मैनिपुलेट हो गया, और इन्होंने फिर से कुछ समय तक पैसे की मदद करनी शुरू कर दी उनकी। लेकिन एक आदमी कब तक करेगा ना, तो नहीं। फिर इनकी शादी तय हुई। जब ये सब चीज़ें चल ही रहा था तो इनकी शादी तय हुई। तो जब इनकी जिस लड़की से शादी तय हुई तो उसके सामने भी ये बात आने लगी। इन्होंने एक बार गुड फेथ में उसको बता दिया कि इस तरीके से मेरे मामा जी को कैंसर है और चुपचाप से उनका इलाज करा रहे हैं, और मेरी इनकम का कुछ पार्ट उनके पास भी जाता है, मैं भी उनका इलाज कराने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। उस लड़की ने इनको एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया और बोला कि अगर वो लोग तुम्हारे को मिलने नहीं देते हैं या किसी और डॉक्टर से सलाह नहीं लेने देते हैं, या आप अपनी मम्मी से भी तुम जिक्र नहीं कर सकते हो, सबके लिए ऐसे मना कर रखा है, तो एक बार पता तो कर लो कि सच में है नहीं है, रिपोर्ट्स तो एक बार दिखवा लो या कुछ ऐसा करो। कि रिपोर्ट उन्होंने बोला कि मेरे को तो बस अपने हाथ में दिखाई थी और मेरे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं है। तो उसकी सलाह लेने पर जब इन्होंने रिपोर्ट मंगवाई और बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने रिपोर्ट दी कि दे ही नहीं रहे थे, उनको भी शायद ये नहीं पता होगा कि ये रिपोर्ट कहीं आगे दिखाएंगे या कुछ ऐसा वेरीफाई करवाएंगे कुछ ऐसे। तो जो है ना, जब बहुत फोर्स करने पर उनसे रिपोर्ट मंगवाई और इन्होंने चेक कराया तो पता चला वो तो रिपोर्ट ही फर्जी थी। तो आप ये देखिए कि एक इंसान के सीधेपने का किस हद तक कुछ घटिया लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो वेपनाइज्ड एम्पैथी का शिकार ना केवल ये नहीं हुए हैं, बहुत लोग हुए हैं। अब ये इतना ज़्यादा अंदर से परेशान,
फाइनेंशियल बर्डन में खाली थे। इनको इतना केड़ा धक्का लगा जब इनको पता चला कि ये सब फर्जी है, और इन्होंने बड़ी हिम्मत कर कर अपने मामा के लड़के का सामना किया कि भाई मेरे को इतना मैनिपुलेट किया। खूब रोए, खूब, क्योंकि ऐसा आदमी जो इमोशनली इतना सेंसिटिव होता है वो फिर सामने वाले को कन्फ्रंट भी इसी तरीके से करता है इमोशनल होकर। तो बहुत रोए और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थे, और इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रह कर इनके अंदर की आवाज़, इनके अंदर का क्रिटिक जाग गया कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम्हें कोई भी इंसान कुछ भी बना सकता है, ऐसे ऐसे करके इनके अंदर की वो आवाज़ ना इनको बार बार तंग कर रही थी। और धीरे 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 ये इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा शॉक लग गया इनको इस चीज़ का, और इनको ऐसा लगने लगा कि कल को मुझे आके कोई भी इस तरीके से बेवकूफ़ बना देगा। और इनको डाउट होने लगा अपनी फियांसे पर भी, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाए। इनका भाई या इनकी खुद की बहन, जो उनके खुद के सगे भाई बहन थे, वो भी अगर कोई चीज़ को बोले, कुछ चाहिए उन्हें या किसी तरीके की मदद चाहिए, तो उनको उस पर भी डाउट होने लगा कि मेरे खुद के भाई बहन भी मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। कि इनको जैसे कोई भी काम बता दें घर पे कि भैया आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये काम कर लेना, उनको लगे जैसे मेरा मामा के लड़के ने मेरा फ़ायदा उठाया है तो ये लोग भी मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, ये भी मुझे इमोशनली हर्ट करेंगे। इतनी बुरी हालत हो गई उनकी। अब आप सोचो कि सामने वाले की अच्छाई का इस हद तक कोई फ़ायदा उठा सकता है कि उस इंसान को इतना बुरा झटका दिया। अब वो लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, उसे खुद के सगे भाई बहनों पर भी, जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है उस पर भी उसे डाउट हो रहा है। किस हद तक चोट पहुंचाई है। तो समझते हैं हम ज़रा वेपनाइज्ड एम्पैथी को। देखिए, इसमें ना अर्ली साइंस मिलते हैं। अगर कोई इंसान बार बार आपको सिर्फ इमोशनल रीज़न देके, आपके इमोशंस को ट्रिगर करके आपको कुछ काम करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपके ऊपर वेपनाइज्ड एम्पैथी अप्लाई कर रहा है। कोई इंसान है, अगर आप ना कहने की कोशिश करें तो आपको गिल्ट ट्रिप पर लेकर जा रहा है, वो आपके ऊपर वेपनाइज्ड एम्पैथी ट्राई कर रहा है। कोई इंसान है जो आपसे एम्पैथी चाह रहा है, लेकिन जब खुद का आपको सपोर्ट करने की, समझने की बारी आए तो उस टाइम पर बहुत ही इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहा है, आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर रहा है, आपको कुछ ऐसा बोल दे रहा है जिससे कि आप ट्रिगर हो जाए, तो वो आपके ऊपर ये ट्रिक अप्लाई कर रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान है जो जेन्युइन अच्छा इंसान है, वो आपसे मदद मांग सकता है। आपसे किसी भी तरीके का फेवर मांगना, सपोर्ट मांगना सब नॉर्मल है, लेकिन वो आपको ना ब्लेम शेम नहीं करेगा, वो आपको गिल्ट ट्रिप पर नहीं लेकर जाएगा, वो आपकी कैपेसिटी से बहुत बार आपसे कुछ डिमांड नहीं करेगा। आपको अगर आपने उसकी 4 बार मदद की, 1 बार नहीं कर पाए, वो आपको जलील नहीं करेगा इस बात पर। लेकिन जो लोग मैनिपुलेटर होते हैं वो लोग ऐसा बहुत करते हैं। जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, जो कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं, वो लोग ऐसा बहुत करते हैं। तो ऐसे लोग ना बहुत ही बुरी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। वो टारगेट ढूंढ लेते हैं, आप उनके लिए सिर्फ एक टारगेट है। तो आपको शुरुआत में ही समझना है कि कौन इंसान सच में आप पर भरोसा कर रहा है, सच में आपके किए हुए की वैल्यू कर रहा है, या सिर्फ आपसे मदद लेकर पीछे हंस रहा है कि आपको बेवकूफ़ बनाकर उसे बड़ा मज़ा आ गया है, आपको लूट रहा है। यहाँ तो चलो इनका पैसे का मैटर आ गया था, लेकिन लोग और तरीके का फेवर भी लेते हैं, आपकी भावनाओं से खेलते हैं, अपना टाइम पास करने के लिए खेल लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से आपको लोग ना मैनिपुलेट कर सकते हैं। कई बार तो ये वेपनाइज्ड एम्पैथी चलाने के लिए लोग बड़ा लव बॉम्बिंग का भी सहारा लेते हैं। आप पर इतना प्यार, केयर, शावर लुटाएंगे, एंड देन फिर जब उनको लगेगा कि बस आप प्रोग्राम हो गए हैं, तो वो फिर अब आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो इस तरीके के मैनिपुलेटर आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे बचें, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, उनको तो हमने बचा लिया, उनको इतना बड़ा धक्का लगा, डिप्रेशन में चले गए वो, तो उनको समझाया, पूरी थेरेपीज़ हुई उनकी, हिप्नोथेरेपी से उनके अंदर के पेन के रिलीज़ हुआ, फिर सीबीटी से उनको समझाया। वो जो लॉजिकली रैशनल स्टैंड पॉइंट से नहीं सोचते थे, एक बैलेंस्ड माइंड से नहीं सोचते थे, इमोशनली सारे डिसीजंस लेते थे, वो सब चीज़ें उनको समझाई गई कि कैसे उनके थॉट प्रोसेस में ये इम्बैलेंस है, और वो हर सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, उसका एक रीजनिंग बेस्ड, फैक्चुअल बेस्ड मीनिंग निकालें, और धीरे धीरे उनको ये ट्रेन किया गया। तो जो डैमेज था उसे भी रिपेयर किया गया, और आगे के लिए भी उनको ट्रेनिंग दी गई। वो तो बच गए। अब लेकिन जो डैमेज
लोगों को हो रहा है इतना, घर बैठे आप अपनी मदद कर पाएँ, और साथ ही साथ जो लोग नहीं पहुंच सकते अपने इलाज के लिए उनकी भी मदद हो जाए। तो समझिए कि क्या करना होता है। सबसे पहले आपको ना अवेयर होना होता है कि लोग कैसे आपको इमोशनली ट्रिगर कर रहे हैं। वो जो आपसे कह रहे हैं उनका सारा बेस इमोशंस पर है या प्रैक्टिकल है, कुछ फैक्ट सपोर्ट करते हैं उस बात को, या वो बस आपसे कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए सारी बातें ऐसा कर रहे हैं। वो आप पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बस आप ही खास उनके सगे हैं और आपको ने बड़ा सीक्रेट रखना है। जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेसी की डिमांड करे आपसे, वो बार बार आपके इमोशंस को किसी भी तरीके से ट्रिगर करने की कोशिश करे, तो तब वहाँ पर आपको थोड़ा सा तो अलर्ट होना है, थोड़ा डाउट तो बनता है, रियलिटी को जानना तो बनता है कि क्या ये सिचुएशन जैसी मेरे सामने प्रेजेंट की जा रही है, जितना मासूम चेहरा बनाया जा रहा है, रोकर मुझे दिखाया जा रहा है, जितनी स्ट्रगल मुझे बताई जा रही है, क्या सच में ये है। एविडेंस कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे। दूसरा, आप अपने आप को, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरे को तो किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता, आप एकदम एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। आपको ना अपने आप को ट्रेनिंग देनी होगी और अपने आप को बताना होगा कि मैं इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करने में केपेबल हूँ। जब भी कोई सिचुएशन इवेंट मेरी लाइफ में होता है तो मैं उस सिचुएशन में रैशनली सोच पाता हूँ। जब भी कोई इंसान मुझसे किसी भी तरीके की कोई मदद मांगता है तो उस टाइम पर मैं बहुत ही वाइजली उस सिचुएशन को समझता हूँ और तब कोई हेल्पिंग हैंड बढ़ाता हूँ। तो आपको ना अपने आप को इस तरीके से प्रोग्राम करना पड़ेगा। आप अपने आप को कमज़ोर करते रहेंगे, यार मुझसे तो दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं होता, मेरे को तो बिल्कुल ऐसा फील होता है, मैं क्या करूं। आपको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे अंदर जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ना, हम किसी के दुख की बातें सुनकर उसे सबकॉन्शियसली फील करने लग जाते हैं। तो आपको समझना होगा कि हमारा माइंड इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो हमें अपने आप को डिटैच रखना सिखाना है, हमें ऑब्जर्व करना है, ना कि एब्जॉर्ब करना है। तो ये बहुत ज़्यादा रीप्रोग्रामिंग इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, फैक्ट चेकिंग की हमेशा आदत डालिए और एकदम इमीडिएट कंसेंट देने की बजाय थोड़ा सा टाइम लीजिए और उस पर्सन को बोलिए कि हाँ आप उसकी मदद करेंगे, बट आपको थोड़ा टाइम चाहिए। वो टाइम क्यों लें? ताकि आप एकदम इमोशनल डिसीजन ना लें, एकदम इम्पल्सिव होकर एकदम से यस ना कह दें किसी चीज़ के लिए, बाद में आपको फिर तकलीफ होगी। तो आप थोड़ा सा टाइम लें ताकि आप सोच समझ सकें कि क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं या अभी आपके ऊपर इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं इसलिए आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं। तो आप उस टाइम पर थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रख पाएंगे, सोच पाएंगे ढंग से, अपने अंतरात्मा से बात कर पाएंगे कि क्या सच में आप ऐसा करना चाहते हैं या फिर जस्ट इस टाइम भावनाओं में बहकर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा आपको और क्या सोचना है, ये कि दूसरे की मदद करने के चक्कर में आप अपने लिए सफरिंग तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने लिए कोई बर्डन तो नहीं ले रहे। तो आप अपनी एक बाउंड्री सेट करें, एक लिमिट सेट करें कि हाँ मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, बट मैं अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को पेन में देके आउट ऑफ द वे जाके दूसरे इंसान को ऐसा कुछ कर दूंगा या कह दूंगा या उसके लिए कहीं पर भी चला जाऊंगा। नहीं, आप भी अपनी लिमिट को एक्सेप्ट करें कि मेरी भी एक लिमिटेशन है, मदद करने की भी एक लिमिट होती है। मदद करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप अपने आप को प्रेशराइज करें, टॉर्चर करें। इसके अलावा आप अपनी जो ना कहने की पावर है उसे बढ़ाएं। एंड नो मीन्स नो। नो सुनकर आपकी सामने वाला आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपनी ना की रिस्पेक्ट करें। ना सुनने के बाद सामने वाला आपको गिल्ट ट्रिप पर ले जाने की कोशिश करेगा, बट आप ना की रिस्पेक्ट करें। आप समझें कि ना कहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ना कहते हैं तो उससे आपकी पावर सामने वाले को पता चलती है, क्योंकि ना कहने की हिम्मत अगर आपके अंदर होगी तो सामने वाले की मैनिपुलेट करने की पावर इससे घटती है। जब आप ना कहना सीख जाते हैं तो सामने वाला आपको बात बात पे मैनिपुलेट करने की कोशिश छोड़ देता है। अब बहुत बार उस मैनिपुलेटर से आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कई बार वो मैनिपुलेटर आपके घर में ही होता है। कई बार स्पाउस एक दूसरे को ऐसा मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, कई बार बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में जिनसे हम बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो आप समझिए कि वो पर्सन कोई भी है, आपको एक बाउंड्री तो सेट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ इमोशन से सोचकर ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे।
क्योंकि आपको वो पर्सन हर्ट करेगा ही करेगा। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को ट्रेन करें। आप सिंपल एक थॉट लॉग मेंटेन करें। क्या सिचुएशन बन रही है, उस सिचुएशन में उस पर्सन ने आपको क्या क्या स्टोरी बताई है वो आप लिखें। पूरी सिचुएशन को विद स्टोरी डिस्क्राइब करने के बाद अब आपके अंदर से ऑटो रिस्पॉन्सेस क्या आ रहे हैं आपकी प्रीवियस प्रोग्रामिंग के बेसिस पे वो लिखें। आपके कौन कौन से इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं वो लिखें। और आप क्या करने की सोच रहे हैं, किस तरीके से उसकी मदद करने की सोच रहे हैं वो लिखें। ये तो हो गया जो आपके साथ ऑटोमेटिकली हो रहा है, किसी ने कुछ बताया और आपके अंदर से ट्रिगर होकर निकल रहा है। फिर चला कुछ लंबी गहरी सांसें लें, अपने आप को रिलैक्स करें, शांति। वो जो आपने उससे टाइम पीरियड मांगा ना कि हाँ मदद करूँगा लेकिन एकदम से नहीं, उसमें शांत मन से। फिर इसी सिचुएशन में इतना अपने आप को बर्डन कर कर, इतना ओवरवेलमिंग फील कर कर ये सब सोचने और करने की बजाय रैशनली एक क्लियर माइंडसेट से अगर आप सोचें, अपनी बाउंड्रीज़ में रहते हुए, अपने आप को सेफ रखते हुए, क्या क्या और सोचा जा सकता है, क्या क्या और किया जा सकता है, जिससे कि आप मदद भी कर पाएँ अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं। और अगर आप मदद नहीं करना चाहते हैं तो आप ना किस तरीके से करेंगे। आप एम्पैथी दिखाएंगे कि हाँ मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ कि आपको मदद की ज़रूरत है, पर मेरी भी ये लिमिटेशन है। और रीज़न ऐड कर दें कि इस वजह से मैं इस बार आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। एंड ये भी ऐड कर दें कि आई होप आप समझेंगे ज़रूर कि मैंने आपकी जब हो सकता था बहुत मदद की है और अब मेरी लिमिटेशन है, इस वजह से इस वक्त मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। तो आप पूरा अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करें। जब आप इस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप क्या करें, अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर मुझे ना करना है तो विद रीज़न, एम्पैथाइज करते हुए, सामने वाले की नीड्स वांट्स को समझते हुए, बट असर्टिव रिस्पॉन्स देना है आपको। तो आपको यहाँ पर असर्टिव रिस्पॉन्स देना सीखना है। असर्टिव रिस्पॉन्स क्या होता है, जहाँ पर आप सामने वाले की नीड्स वांट्स को भी समझ रहे हैं बट अपने आप को भी ओवरबर्डन नहीं कर रहे हैं, अपने लिए भी आप बहुत जेनरस हैं। कंपैशनेट होने का ये मतलब नहीं है कि आप खुद के लिए उस कंपैशन को फील करना बंद कर दें। सबसे पहली प्रायोरिटी आप ही होने चाहिए। सो असर्टिवली रिस्पॉन्स देना सीखें, क्योंकि अगर आप बहुत पैसिव रहेंगे तो सामने वाला आपका यूज़ करता रहेगा। तो असर्टिव रिस्पॉन्स देना सीखें। इस तरह से आप धीरे धीरे ट्रेन हो जाएंगे। अगर आपके पास डैमेज हो गया है तो जैसे हमने उनको रेडिकल एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस कराई कि हाँ ये डैमेज हो गया है, एक्सेप्ट कर लो इस हर्ट को, कि हाँ आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, आपको हर्ट हो रहा है, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि आप इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। लेकिन इन सारे एक्सपीरियंसेस ने मुझे बहुत बड़ी लर्निंग दी है और अब मैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। रेडिकल एक्सेप्टेंस एक हेल्थियर वे ऑफ थिंकिंग होता है। सो इस पे मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मैंने इस पे इंग्लिश में भी वीडियो बनाई है मेरे कशिका केयर्स चैनल पर, उस पर भी देख लीजिएगा। तो रेडिकल एक्सेप्टेंस से और इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। और साथ के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। जिस तरह से उनकी ज़िंदगी बच गई, आपकी भी बच जाएगी। आप अगर इस मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं तो आप पहले से बच जाएंगे। अगर आपको डैमेज हो गया है तो भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे। सो इसलिए इस यूज़फुल वीडियो को बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि घर बैठे ही लोगों की मदद हो जाए और ये पर्सन जो रिकवर करें ऐसे, इनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा आप। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।